Hello students, welcome to our online classes. Now today I am going to teach you about your history's first chapter, the rise of nationalists in Europe. Students, you have already read about the rise of French Revolution in class 9. First of all, we have to revise that chapter because for this chapter you have to be learn that also. उसमें आप लोग भूल गए हो तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए. आपने उसमें देखा था कि रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो फर्स्टली यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय द रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन मीन्स द टर्म वेयर द पीपल आर गैदरिंग. बहुत सारे पीपल जो है गैदर होते हैं एंड आफ्टर दैट दे ब्रिंग अ बिग पॉलिटिकल चेंज. बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेकर आते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में. इसका क्या मीनिंग हुआ कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ा सा चेंज लेकर आते हैं बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में. दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. क्लियर? अब इसमें हम देखते हैं 1774 में. 1774 की बात है. लुईस 16 फ्रांस के किंग बने. मोनार्की स्टार्ट हुई, वहां की राजा का शासन स्टार्ट हुआ. फिर उसके बाद उन्होंने देखा है कि हमारी ट्रेजरी बहुत ज्यादा खाली है क्योंकि यहाँ पे हमारे वॉर हुए थे. वॉर में सारा पैसा खर्च हो गया था. देन आपके पैलेस के मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया था. आफ्टर दैट उन्होंने अमेरिकन को फ्री किया था फ्रॉम ब्रिटेन से, तो उसमें सारा पैसा लग गया था. आफ्टर दैट जब उन्होंने सारा का सारा अपना पैसा खर्च होने लग गया, उन्होंने क्या किया, लोन लिया. लोन में उनको 10% इंटरेस्ट पर चुकाना पड़ा. उसके बाद में और भी उनके अदर एक्सपेंसेस थे, लाइक गवर्नमेंट को बाकी एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं. एम्प्लॉयज को सैलरी देना, पोस्ट ऑफिस को पैसा देना, स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस को पैसा देना, और आपके गवर्नमेंट जितने भी होते हैं हमारी जुडिशरी वगैरह उन तक भी पैसा पहुंचाना. ये सारे खर्चे थे. इन सब खर्चों की वजह से इनका जो ट्रेजरी था, इनके पूरा खजाना था, वो पूरा खाली हो चुका था. अब लुईस चाहते थे कि हमारा खजाना वापस आ जाए. यहाँ पर आपकी 3 स्टेट्स हुआ करती थी, जिसमें फर्स्ट में क्लर्जी थे. ये मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ, बहुत डीपली आपको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले. नोबिलिटी एंड आफ्टर दैट पीजेंट्री. यहाँ पे आपके पीजेंट्स थे. तो अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे स्मॉल एंड बिग कॉमन पीपल हुआ करते हैं. यहाँ पे कॉमन पीपल थे. अब इसमें होता क्या है, इसमें चर्च के लोग होते थे, इसमें किंग और उनके मिनिस्टर्स, यहाँ पर कॉमन पीपल. क्लियर? अब इन्होंने सोचा इनको तो टैक्स देना ही नहीं होता था. प्रिविलेज पहले से ही डिसाइड होता था कि इन्हें तो कभी टैक्स पे करना ही नहीं है. अब जब खजाना खाली हो चुका है तो लुईस ने सोचा हम कहाँ से अर्न करना स्टार्ट करें. तो क्लर्जी के पास 60% लैंड हुआ करता था जिस पर ये इनसे वर्क लिया करते थे और अपने घर के चर्च के भी वर्क करवा लिया करते थे. जिससे ये लोग इसीलिए करते थे, इनके पास पैसा नहीं था, इवन इनका लैंड भी नहीं था, कि ये कहाँ से किस पे प्रोडक्शन करते. तो ये लोग इनका फायदा उठाते थे. फिर इन्होंने इनसे टैक्स लेने स्टार्ट किए. सबसे फर्स्ट वन इज थाई, देन टेले. ये आपका था इनडायरेक्ट टैक्स, ये था आपका डायरेक्ट टैक्स. ये है इनडायरेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट टैक्स. थाई में क्या होता है, वो लोग इनडायरेक्ट टैक्स लिया करते थे, यानी कि इन्होंने स्टार्ट किया कि हमारे यहाँ वर्क कीजिए. इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किया. क्लर्जी ये चर्च लिया करते थे. उसमें पहले में क्या होता था, डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लिया करता था. आफ्टर दैट फ्रेंच ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए. इनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी. तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स कम हो गए, उससे प्रोडक्शन सेम था. जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो एक क्राइसिस हुआ, एक सिचुएशन कह सकते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसमें हम कहते हैं भुखमरी टाइप की आ जाती है. सब्सिस्टेंस क्राइसिस में क्या होता है, यहाँ आप बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं. जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस.
इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस को इन्हें वो करना पड़ा, फेस करना पड़ा। अब ये सोच रहे हैं हम क्या करें, तो अब इन्होंने ही, इनमें से ही लोग निकल कर आए जिन्होंने 1789 में 14 जुलाई को क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया खुद को। जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया यानी कि अपनी आवाज उठानी स्टार्ट की, तो इन्होंने कुछ चीजों की मांग की। तो इन्होंने 14 जुलाई 1789 में क्या क्या चीजें रखी, यहाँ पर आपके 7000 पीपल गैदर हुए, इकट्ठे हुए। और ये वही पीपल थे कॉमन, जो कि थर्ड स्टेट वाले हैं। फर्स्ट सेकंड के स्टेट से कोई मतलब नहीं है इसमें। थर्ड स्टेट वाले 7000 पीपल गैदर हुए। इन्होंने अपनी मांग रखी कि आप मोनार्की रूल हटाइए, ये सब कीजिए, सब इन्होंने स्टार्ट किया कहना। फिर इन्होंने बेस्टाइल नाम का जो प्रिजन था, जेल था, वहां पर अटैक किया, बेस्टाइल पर अटैक किया और वहां के कमांडर को फिनिश किया, कमांडर को मार के वहां के जितने प्रिजनर्स थे उनको इन्होंने फ्री किया। क्लियर? ये सब किया किसने? थर्ड स्टेट वाले लोगों ने, 7 लोगों ने मिलकर। अब इसमें आप देखें, थर्ड स्टेट में ऐसा नहीं है कि सब अनपढ़ गवारी बच्चे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे कुछ एजुकेटेड भी थे, अच्छे थे। इसमें आपके 3 फिलोसोफर हुआ करते थे। फिलोसोफर भी थे, जिसमें पहले थे जॉन लॉके, देन आपके थे रोशियो, आफ्टर दैट आपके थे मोंटेस्क्यू। ये 3 फिलोसोफर थे। ये थर्ड स्टेट में थे, यानी कि उन लोगों की साइड से थे, कॉमन पीपल की साइड से। इन्होंने कहा कि मोनार्की हटाइए, मोनार्की से फ्री कीजिए, मोनार्की को हटाइए। इन्होंने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, हम में से भी रिप्रेजेंट को बनाइए। ऐसा नहीं कि आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंट बनेंगे, हम में से भी किसी को रिप्रेजेंटेटिव में रखिए। मॉन्टेस्क्यू ने भी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि हमारे 3 लोग होते हैं, जिसमें आपके आते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो आपकी जो भी पावर है उन पावर को शेयर कीजिए इन 3 लोगों में, इन 3 चीजों में, कि इससे हमें हेल्प मिल सके। ये नहीं कि आपने जो कह दिया वो हो गया, आपको इन तीनों में पावर को शेयर करना पड़ेगा। ये चीजें ये तीनों उठाई किसके बाद? 1789 के बाद इन लोगों ने खाई। फिर इसके बाद में हुआ भी ऐसा कुछ, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो चेंजेस हुए, अब हम वो चेंजेस देखते हैं। देन आफ्टर 14 जुलाई 1789 के बाद जो मेजर चेंजेस आए, जो बड़े चेंजेस लाए गए या आए, उसमें फर्स्ट वन था कि मोनार्की जो हटी, मोनार्की यानी कि राजा का शासन हटा के, और उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दी कॉमन पीपल में। जो उनकी मांग थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही थी। आफ्टर दैट ये एक नेशनल एंथम लेकर आए अपना। उसके बाद इन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाई फ्रेंच को। आफ्टर दैट इन्होंने एक अपना जो नेशनल फ्लैग लेकर आए, जो था ट्राई कलर, 3 कलर का। ये सब आपका हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही है। आफ्टर दैट इन्होंने एक असेंबली बनाई, जो इनका स्टेट था, थर्ड स्टेट, इन्होंने अपनी जनरल असेंबली बनाई, जिसका इन्होंने नाम रखा नेशनल असेंबली। इसमें सारे लोग इंक्लूड होते थे। इसमें होता क्या है, नेशनल असेंबली में हम राजा को मानेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हटा दे रहे हैं, हम उन्हें मानेंगे और उनकी रजामंदी के बगैर कोई वर्क नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया हाँ ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो जो कहेंगे वही होगा। ये भी नहीं कि हम पर हुक्म चलाएंगे बहुत ही ज्यादा,
राजा को राजा की तरह ही मानेंगे। तो ये नेशनल असेंबली क्रिएट हुई। आफ्टर दैट इंटरनल कस्टम लाया गया। इंटरनल कस्टम में क्या हुआ, जितने भी आपके ट्रेड हुआ करते थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उन्होंने मना कर रखा था, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा था, नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो आपके फ्री हुए, यानी कि हमारे ट्रेड भी होने लगे। अब आपके ये सारे चेंजेस होने के बाद में सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। उसके बाद में एक हमारे यहाँ किंग आए, ये वाले किंग भी सब फिनिश हो गए, चले गए, ये सब बात खत्म हो गई। अब आए हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि आए आपके 1799 में, यहाँ तक, यानी कि 89 से लेकर 99 तक सब चलने के बाद में 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना कदम रखा फ्रांस में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने शासन किया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं किया, बट इन्होंने 1799 से 1815 तक अपना शासन किया। हालांकि ये बहुत अच्छे थे, लेकिन जब किसी के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आने जाता है तो वो वैसे ही अपने आप को चेंज करता चला जाता है। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, अच्छे चेंजेस किए, जैसे कि इस बीच 1799 और 1815 के बीच ये 1804 में एक कोड लेकर आए जिससे हम कहते हैं सिविल कोड, और इसे हम नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। 1804 में जो कोड लेकर आए, इसमें हम देखते हैं कि इस कोड में क्या क्या चीजें थी। अब इस सिविल कोड 1804 में क्या क्या चीजें रखी गई, यानी कि हमारे नेपोलियन बोनापार्ट क्या क्या लेकर आए अच्छी चीजें फ्रांस के लिए। सबसे पहले लेकर आए स्टैब्लिश्ड ऑफ इक्वालिटी। इन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी जो है या जो भी है सब इक्वल ही रहेंगे, सबको इक्वल की निगाहों से देखा जाएगा, कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं होगा। आफ्टर दैट राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है खुद की, उस पर उनका खुद का हक होगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग सब कुछ अपना जब आके बैठे हुए थे कि सारे लैंड हमारी, अब आप उस पर वर्क करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्हें राइट टू प्रॉपर्टी का भी हक दिया गया। यानी कि उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। जो हमारा फ्यूडल सिस्टम चल रहा था अभी तक, पूरा राजा का शासन चल रहा था, अब वो खत्म हुआ। राजा की बात मानेंगे लेकिन हद से मतलब एक विदिन अ लिमिट, एक लिमिट के अंदर ही मानेंगे। ये नहीं कि राजा ने कहा हाँ जाको के मजा हम कूद जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। राजा की बात मानेंगे, उनका भी न्याय रखेंगे, लेकिन एक लिमिट में। आफ्टर दैट फ्री पीजेंट्स फ्रॉम फ्री पीरियड्स फ्रॉम क्राइसिस है, मतलब मान लीजिए कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आपको पीजेंट्स को फ्री किया गया। सपोज टैक्स कम कर दिया गया, और भी उनके ऊपर से बहुत सारे बाउंडेशंस थे, यानी कि जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शंस थे उनसे उन्हें फ्री किया गया। कुछ रिस्ट्रिक्शन जो बहुत सारे लगाए थे तो उनसे उन्हें पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स जो भी थे वहां के, उनको फ्री किया गया। आफ्टर दैट गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस से क्या मतलब है, इसमें हमारा फ्रीली ट्रेड होने लग गया, यानी कि जो ट्रेड हुआ करता था, जो मना करते थे ये लोग कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेड नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। एक ट्रेड से दूसरे स्टेट भी हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा ट्रेड स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट एंड नेपोलियन बोनापार्ट ने हेल्प की फ्रांसिस को कि भाई आप लोग जो है, फ्रेंच लोग जो है, वो लोग ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इन्होंने क्या चीजें लेकर आए, इनके फायदे की चीजें लेकर आए। उसके बाद इन्होंने देखा कि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन वही बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कीड़ा मन में आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को अब ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे यूरोप पे शासन करूं, पूरा यूरोप अपना ले लूं। अब हम यूरोप वहीं से जब वो खत्म हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट स्टार्ट जब आया, तो वहीं से आपका राइज हुआ नेशनलिज्म इन
यूरोप। यहीं से सिविल कोड और सब आए, यहाँ पे जैसे आपके नेपोलियन बोनापार्ट जी आए वहीं से आपका ये उद्गार होता है यूरोप नेशनलिज्म का। क्लियर? अब इसमें ये सब चीजें देने के बाद में तो ये हीरो बन गए बड़े से अच्छे से। सारे जो फ्रेंच लोग थे वो लोग बहुत खुश रहने लगे, अरे वाह सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए, सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम दिखाने लगे कि हाँ हूँ क्या मैं। तो कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसमें फर्स्ट था इंक्रीज्ड टैक्स। इन्होंने टैक्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिया। जब इन्हें लगा कि अब तो मैं सब लुटाए चला जा रहा हूँ, अब तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बैठ जाऊंगा फिर वैसे ही, तो इन्होंने क्या किया, अब टैक्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। आफ्टर दैट इन्होंने कहा कि सेंसरशिप वर इम्पेयर्ड। इन्होंने कहा कि मेरे विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और ना लिखेगा। सेंसरशिप वर इम्पेयर्ड। इन्होंने सेंसरशिप बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा मेरे विरुद्ध ना कोई लिखेगा ना कोई बोलेगा, सब मेरे फेवर में रहेंगे, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं होगा। आफ्टर दैट इन्होंने लोगों को फोर्स करना स्टार्ट किया कि आप जाकर आर्मी ज्वाइन कीजिए। फोर्स टू ज्वाइन आर्मी। क्यों कहा ऐसा? इन्होंने ऐसा कहा इसलिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ के लोग आर्मी में होंगे उतनी ही मुझे अच्छा, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा आर्मी होगी और मैं किसी पर भी बहुत आसानी से हमला कर सकता हूँ और अपना बना सकता हूँ। ओके, तो ये आपका सारा का सारा नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक यू क्लास।